नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसकी। दरअसल कांग्रेस ने गुरुवार देर रात लोकसभा चुनावों के लिए 31 उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में यूपी के 6 उम्मीदवार भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से मेजर जेपी सिंह, शाहजहांपुर से ब्रह्मस्वरूप सागर, झांसी से एडवोकेट शिव शरण कुशवाहा, फूलपुर से पंकज निरंजन, महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी और देवरिया से नियाज अहमद को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है। शिवानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, ये जो 6 कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर हम इनके बारे में जाने कितना स्ट्रांग है, कितने फेमस फेसेस हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत दिलचस्प भी और टफ भी है, तो उस लिहाज से क्या आप एनालिसिस कर पा रही हैं? देखिए जीनत, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इस वक्त फोक कर कदम रख रही है और जो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं उन पर दावा लगा रही है। तो ये जो लिस्ट 13वीं लिस्ट जारी हुई है जिसमें 6 लोग हैं, इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी, जिनको ये टिकट दिया गया है, ये अमरमणि त्रिपाठी की बेटी है। और दूसरी बात, अहम बात ये भी है जीनत की इन्हें प्रसपा यानी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वहां से भी टिकट मिल चुका है। तो ये कि असमंजस भी जुड़ गया है यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस ने तनुश्री को यहाँ पर टिकट दिया। क्या वो प्रसपा से अब नहीं लड़ेंगी या क्या वजह है, क्या कंफ्यूजन है? और दूसरा एक अहम नाम जो यहाँ पर है झांसी से शिव शरण कुशवाहा, क्योंकि झांसी से हमने देखा है कि प्रदीप जैन आदित्य अहम पद पर रहे, सांसद भी रहे और उनको पूरी उम्मीद थी, लेकिन उनको टिकट काट दिया गया। तो झांसी से उनको टिकट नहीं दिया और पार्टी ने एक बार फिर यहाँ पर एक नए चेहरे को उतारा है। और तीसरा जो बहुत अहम नाम मैं आपको बताऊं, फूलपुर से पंकज निरंजन। ये पंकज निरंजन पल्लवी पटेल के पति हैं। पल्लवी पटेल जो अपना दल की सदस्य हैं, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है ये। तो अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने मुलाकात की थी पल्लवी पटेल ने और पंकज निरंजन ने प्रियंका गांधी के साथ, और पंकज निरंजन ने फिर सदस्यता ग्रहण कर ली थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कर रही है जीनत। उसकी पूरी कोशिश है कि कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जिनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। तो यहाँ पर उसने अपने कुछ पुराने नेताओं का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेलने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया शिवानी तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है और बहुत स्मार्टली स्टेप्स भी कांग्रेस जो है बढ़ा रही है। इसका जिक्र अभी शिवानी ने बखूबी बारीकी से किया हर एक सीट के जरिए। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो अलग पार्टियों के संपर्क में भी हैं और कांग्रेस से उनको टिकट भी मिला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज फैजाबाद में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। मिल्कीपुर विधानसभा होते हुए प्रियंका करीब 11 बजे अयोध्या की सीमा में घुसेंगी, जहां एक स्कूल में बच्चों से संवाद करेंगी। प्रियंका शहर में करीब 3 बजे पहुंचेंगी। अपने रोड शो के दौरान प्रियंका करीब 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगी और 3 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। शाम 5 बजे वो हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगी। तो प्रियंका गांधी पहले अमेठी में काफी एक्टिव रही एक दिन, फिर रायबरेली में उनके तमाम कार्यक्रम रहे और वहां पे काडर को जो है स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश हुई, बूथ मैनेजमेंट स्ट्रांग करने की कोशिश हुई। उसके बाद आज जब हम अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं तो फैजाबाद में रोड शो है, नुक्कड़ सभाएं हैं। मिल्कीपुर विधानसभा होते हुए वो करीब 11 बजे अयोध्या की सीमा में घुसेंगी, जहां एक स्कूल में बच्चों से बातचीत करेंगी। शहर में करीब 3 बजे पहुंचेंगी और अपने रोड शो के दौरान प्रियंका करीब 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगी और 3 नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे, परसों भी बात कर रहे थे, कोशिश यही है कि टाइम कम है तो हम जितना भी सफर तय करें ज्यादा से ज्यादा लोगों से ज्यादा वर्ग से जुड़ते हुए जाएं, चाहे वो बच्चों के जरिए हो या महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें। बिल्कुल जीनत, आपने सही कहा। और प्रियंका गांधी इस बात को समझती हैं कि नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, अगर इनको हम साथ ले गए, इनको अपने साथ ले आए तो हमारी सीटें बढ़ सकती है और हमारा जो मिशन है, जो 41 सीटों की जिम्मेदारी है, उसमें हमें कामयाबी मिलेगी और अपनी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। आज वो लगभग 8 बजे फिर रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और लगभग 9 से 9:30 के बीच वो रवाना होंगी और 11 बजे फैजाबाद की सीमा में अमेठी होते हुए पहुंचेंगी। पहले सिधौना में लोगों से मुलाकात करेंगी, उसके बाद फिर अटका में मुलाकात करेंगे और लगभग 12:45 के आसपास उनकी फैजाबाद के आदिलपुर में एक नुक्कड़ सभा होगी और वहाँ नुक्कड़ सभा के बाद जब वो निकलेंगी तो सिवाला
मऊ शिवाला के स्थान है फैजाबाद शहर के बाहर, जहां एक सनबीम स्कूल है, वहां लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का, और सनबीम के स्कूल के बच्चों और छात्राओं से वो संवाद करेंगी। उसके बाद फैजाबाद शहर के अंदर नवीन मंडी पहुंचेंगे और रीडगंज चौराहा है, वहां पर आपने जैसे बात कही कि सभी वर्गों को साधना चाहती हैं, तो वहां किन्नर है जो गुलशन बिंदु यहाँ मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, काफी रसूख रखती हैं, तो उन्होंने एक बड़ा स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा है। लगभग 1 घंटे के आसपास का एक कार्यक्रम होगा और फिर 4:30 बजे के आसपास वो प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी पहुंचेंगी, जहां पर वो पूजा और अर्चना करेंगी। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता दें कि जो अयोध्या के संत हैं और जो इकबाल अंसारी जो मुस्लिम पक्षकार, उन्होंने प्रियंका गांधी की यात्रा का सीधे तौर पर विरोध किया है। जो मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि के सत्येंद्र दास, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या राम के बिना अधूरी है और राम अयोध्या के बिना। अगर अयोध्या कोई बड़ा नेता आता है तो हनुमानगढ़ी जाए, उनका अपना व्यक्तिगत मसला है, लेकिन राम लला का दर्शन उन्हें करना चाहिए। अगर नहीं करती हैं तो ये उनकी धार्मिक यात्रा नहीं, सिर्फ सियासी यात्रा है। तो इकबाल अंसारी ने भी पलटवार करते हुए यही कहा है जीनत की 70 सालों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या के विकास की बात नहीं करता और अयोध्या में तो कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। तो कई सारे हमले जो है, विरोध है, वो भी शुरू हो गए हैं प्रियंका गांधी की यात्रा को लेकर। आज देखना होगा कि जब प्रियंका गांधी फैजाबाद में पहुंचती हैं तो क्या दृश्य देखने को मिलता है, भीड़ किस तरीके की होती है और कितना कामयाब होता है उनका मिशन पूर्वांचल। जीनत ये, और जब हम अयोध्या की बात कर रहे हैं और अयोध्या को लेकर माहौल का जिक्र बार बार होता ही अजीत जी, उस लिहाज से भी बहुत नजर है कि अयोध्या, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ स्टेटमेंट्स बीजेपी की तरफ से आए भी थे कि जो लोग भगवान राम के मंदिर में सहयोग नहीं कर रहे हैं बनने में, वो अब अयोध्या आ रहे हैं, इलेक्शंस उन्हें यहां तक ले आया है। तो उस लिहाज से भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और कब तक रहेंगी वो यहाँ पे? बिल्कुल जीनत, वो 11 बजे के आसपास फैजाबाद की अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगे और 4:30 से 5 बजे तक वो अयोध्या रहेंगे और यहाँ से फिर वो सीधे लखनऊ एयरपोर्ट रवाना होंगी। 6 बजे के 6:30 से 7 के बीच वो वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। हालांकि जो उनकी प्रोग्राम है, 9 कार्यक्रम फैजाबाद में उनके लगे हुए हैं। शहर के बीच से गुजरेंगी वो, नाका होती हुई, मंडी होती हुई, और जो चौक का इलाका है काफी कंजेस्टेड इलाका, तो एक मैसेज देना चाहती हैं कि वो एक रोड शो का रूप ले लेगा जो फैजाबाद शहर में जाएंगी और धीमे धीमे उनका काफिला चलेगा। उसकी पूरी तैयारी की गई है और फिर गुलशन बिंदु जो किन्नर है उनके यहाँ जाएंगी। वहाँ स्वागत समारोह के बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहाँ लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम है, 4:30 से 5:15 के आसपास का, और फिर वो सीधे लखनऊ रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर राम जन्मभूमि विवाद पर बनी फिल्म राम की जन्मभूमि पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि फिल्म के रिलीज का अयोध्या विवाद का हल तलाशने के लिए चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। ये फिल्म आज रिलीज होने वाली है। गुरुवार को वकील लिली थॉमस ने न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए फिल्म की रिलीज रोकने की मांग पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। तो फिल्म की रिलीज पर जल्द सुनवाई से फिलहाल इनकार है और फिल्म रिलीज होगी अपनी तारीख पर। दरअसल ये फिल्म आज रिलीज होने वाली है और गुरुवार को वकील लिली थॉमस, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए फिल्म के रिलीज पर रोकने की मांग जो है वो शीघ्र की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर नीरव मोदी मामले में आज ब्रिटेन की अदालत में अहम सुनवाई है। भारत से सीबीआई और ईडी के अधिकारी पहुंचे ब्रिटेन। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज होगी सुनवाई। नीरव मोदी के वकील दूसरी बार दायर करेंगे जमानत की याचिका। भारत चाहता है भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी का प्रत्यर्पण। नीरव पर है $2 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। जज चीफ मजिस्ट्रेट एमा बॉट की अदालत में आज सुनवाई होगी। उधर भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत नहीं। माल्या की कंपनी को अदालत से नहीं मिली है राहत। माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेजेस मामले में आज सुनवाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होनी है। शराब के स्टॉकिस्ट को चपत लगाने के मामले में आज सुनवाई है। सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का दर्द एक बार फिर से छलका। सिद्धेश्वर आश्रम के गेट पर उनके हजारों समर्थकों ने उनसे धौरहरा से चुनाव लड़ने की अपील की। जब जितिन से पूछा गया कि कहीं राजनाथ के खिलाफ आपको साजिशें तो नहीं लड़ाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि राजनीति में साजिशें तो होती रहती हैं, लेकिन सारी साजिशों को धूल में उड़ा दिया जाएगा।
रहे कोई साजिश की तहत आपको वहाँ लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ाया गया है? ऐसा है, पार्टी के कुछ लोगों ने किया हो ऐसा? राजनीति में तो साजिशें होती रहती हैं जी, मगर जो हमारा जुड़ाव जनता और कार्यकर्ताओं और यहाँ आप देख रहे हैं जी, सब साजिशों को धूल में उड़ा देगा जी। इससे पहले जितिन प्रसाद ने कहा है कि वो आला कमान को समर्थकों की भावना से अवगत कराएंगे। जो भावनाएं दिख रही हैं ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत लगाव रखते हैं यहाँ के जो हमारे साथी हैं, और इनकी भावनाएं मैं केंद्र नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा और केंद्र नेतृत्व से फैसला जो भी होगा। वैसे प्रस्ताव लखनऊ का है, मगर मेरा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपने जितने साथी यहाँ दिख रहे हैं आपको, इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं वापस लौटूं धौलारा। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने शराब को यूपी की सेहत के लिए हानिकारक क्या बताया। सूबे की सियासत में नया उबाल आ गया। अखिलेश ने शराब और शराब का फर्क समझाते हुए पलटवार करने में देर ही नहीं की। पीएम मोदी कुशल वक्ता हैं और शब्दों की बाजीगरी कर विरोधियों पर बरसने और लोगों का दिल जीतने में उनका कोई सानी नहीं। मेरठ में महागठबंधन पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा के स, आरएलडी के र और बसपा के ब से मिलकर बनती है शराब, और यूपी के स्वास्थ्य के लिए शराब हानिकारक है। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब मतलब शराब। उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। पीएम की इन बातों पर पलटवार करने में भला विपक्षी क्यों पीछे रहते। सो अखिलेश ने ट्विटर बम फोड़ दिया। अखिलेश ने लिखा कि आज टेलीप्रॉम्प्टर ने ये पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वे लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृग तृष्णा भी कहते हैं और ये वो धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है। वो बिल्कुल एकदम प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, तीनों को मिला के शराब बनती है और शराब सेहत के लिए खराब होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन तीनों के चक्कर में मत आना, भारतीय जनता पार्टी को एकतरफा वोट। वो कहते हैं ना कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इस मामले में भी शायद यही हो रहा है। शराब और शराब ने सूबे की सियासत में और गर्माहट ला दी है। राजनीति में जरूरी नहीं कि हर बार शब्दों के तीर सही जगह पर ही लगे, कई बार निशाना चूक भी जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूबे की सरजमी से 3 बयान सामने आए जिनकी चर्चा हर ओर हो रही है। किसी ने अपमान किया, किसी ने खूबसूरती का बखान किया और किसी ने गुंडी होने का सर्टिफिकेट दे दिया। वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बता दो तो फिर मेरी चाल और ठोके देख लो। ये काली जुबान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान की है। जब तक जयाप्रदा पार्टी में थी तब तक जुबान पर लगाम लगी थी, लेकिन पार्टी से रुखसत हुई तो एसपी नेताओं की रंगीनियत बाहर आने लगी। न महिलाओं के सम्मान का ख्याल था, न अपमान का ख्याल था। बस अगर कुछ दिख रहा था तो उनकी चाल और ठुमके। लेकिन अपने मजे लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफा मौका मिला है तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बता दो तो फिर मेरी चाल और ठुमके देख लो। तो शामें तो वहाँ की खूब रंगीन होंगी। मुझे ये डर है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी कहीं शामें अपनी खूबसूरत करने को वहां चले जाएं। अब कोई ये सफाई देने ना आ जाना कि जुबान फिसल गई सो बात निकल गई। लेकिन नेताजी की रंगीनियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जाम लगा था सो जाम के बहाने ठुमके के दीवाने बस से उतर गए। एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी कि हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका न लगाते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो। एसपी नेताओं की रंगीनियत जग जाहिर है, लेकिन भगवा रंग में आकंठ डूबे वसीम रिजवी भी प्रियंका की खूबसूरती के कायल हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजनीति में क्या रखा है, पहले आ जाती तो हीरोइन बना देता। प्रियंका जी खूबसूरत हैं, उनको राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो पहले आ जाती इस फील्ड में
तो हम जो राम जन्मभूमि हमने पिक्चर बनाई है उसमें जफर खान की बहू का रोल हम उनको ज़रूर देते हैं। चुनावी मौसम है तो नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं है। संभल में बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य सम्मान, अपमान और स्वाभिमान की बात करते करते गुंडी बन गई। दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी कराने आता है, तो उससे भी आप मत डरिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संघमित्रा मौर्य बन जाएगी अगर किसी ने यहाँ पर आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये संघमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन जाएगी। जया प्रदा के ठुमकों के दीवाने फिरोज खान ने संघमित्रा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मैंने सुना था कि मैं भी गुंडी बन जाऊंगी, तो भाई हमने आपको शरीफी का सर्टिफिकेट तो किसी ने दिया नहीं है, और जो सर्टिफिकेट आपके पास गुंडी के हैं तो सर्टिफिकेट गुंडी का तो गुंडे ही रहोगे। और बीजेपी के लोग तो अक्सरियत में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग ऐसे हैं, महिलाएं तो ऐसी हैं, अल्लाह तौबा तौबा, मैं उनके ऊपर कोई रोशनी। इस बीच फिरोज खान का वीडियो वायरल हो गया और प्रशासन ने नोटिस भेजकर मुसीबत बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा रामपुर की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माननीय जया प्रदा जी के बारे में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और उसका संज्ञान लेकर के इनको नोटिस निर्गत की जा रही है और उसको प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। चुनावी मौसम है सो अलग अलग रंग भी नेताओं के दिखाई दे रहे हैं। कोई ठुमकों का दीवाना है तो कोई किसी की खूबसूरती का कायल है तो कोई गुंडी बनने का सर्टिफिकेट बांट रही है। और इस बीच प्रशासन भी अपनी धमक दिखाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 बदमाश जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 6 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। हरियाणा में मर्डर करने का इनका प्लान था। पहले भी कई मर्डर्स ये हैं कर चुके। थाना दौराला क्षेत्र के सकौती की ये घटना है। तो हरियाणा में मर्डर की इनकी प्लानिंग चल रही थी और पहले भी कुछ मर्डर्स ये जो है कर चुके हैं।